सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल ये पूछा गया है, प्रथम 4 समप्रकी संख्याओं का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है 5, ऑप्शन बी में दिया गया 8, ऑप्शन सी में दिया गया है 10 और ऑप्शन डी में दिया गया है 20। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बिंदु -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल ज़रूर पूछा जाएगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि दी गई बिंदु किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है। तो याद रखिएगा, यदि दोनों बिंदु प्लस में दिया गया हो तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में होता है। यदि दोनों बिंदु माइनस में दिया गया हो तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों बिंदु माइनस में है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी यानी तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। उसके बाद में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आप सभी को बता दें कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। आप पहला ऑप्शन में देखिएगा ना जी, तो ये आपका परिमेय संख्या मिलेगा। ऑप्शन बी में भी अपरिमेय संख्या और ऑप्शन सी में भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो दिया गया √11 गुणे √11। यदि √11 में 11 से गुणा करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 11 गुणे 11 होगा। आप सभी को बता दें कि डबल 11 का रूट से निकलता है, तो यहाँ पे केवल 11 हो जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जी, तो ऑप्शन सी होगा √11 गुणे √11। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, सेक में जो 45 डिग्री का जो मान होता है वो √2 होता है। तो वहीं भी बात करें कौशिक 45 डिग्री के मान के बारे में, तो कौशिक 45 डिग्री का मान भी √2 ही होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे यदि। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मूल वास्तविक और समान होने के लिए d = 0 का होना आवश्यक है। तो d बराबर जो फार्मूला होता है वो b² - 4ac होता है बराबर 0। तो b² - 4ac बराबर 0 ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 करता है, दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात a/b है तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये भी सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा पूछा जाएगा जहाँ पे आपके वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात यदि दिया जाएगा ना, तो ज़ाहिर सी बात है क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा। और क्षेत्रफल का अनुपात यदि दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि उस वृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, बताइए। देखिए, जब भी त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा तो फाइनली आप सभी को उसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो इसलिए आपको स्क्वायर करना होगा। जब a/b दे रखा है, जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² / b², जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में है। मतलब क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, sin θ - cos θ का होल स्क्वायर प्लस sin θ + cos θ का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा। जब दोनों को हम a + b और a - b वाले फार्मूला पे तोड़ेंगे तो एक जगह हमें प्राप्त होता है sin² θ + cos² θ। उसके बाद भी प्लस में एक और प्राप्त होता है cos² θ + sin² θ। और आप सभी को बता दें कि त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है कि sin² θ + cos² θ का मान 1 होता है। फिर यहाँ पे cos² θ + sin² θ का मान भी 1 होता है। जब हम एक में एक को जब ऐड करते हैं तो क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन बी होता है, यानी 2 होता है। और 2 ऑप्शन बी डी में दिखाई दे रहा है, मतलब क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है,
1,3,5, 1,0,5, 2,5,7 का बहुलक क्या होगा। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बहुलक आखिर पहचानते कैसे हैं, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुलक पहचानने से संबंधित एक सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। देखिए बहुलक पहचानिए क्या कैसे, तो कोई ऐसी संख्या जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल की गई हो, सबसे ज़्यादा बार आई हो, उसे ही तो बहुलक कहते हैं। क्योंकि अधिकतम बराबरता का मान बहुलक कहलाती है। तो इसमें देखेंगे तो 5 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई है। 3 बार या इससे ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या 5 के अलावा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा जी, 5। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, एपी का पहला पद ए और सार्वंतर 3 है, तो 8वां पद क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि एपी में पहला पद को ए के द्वारा लिखा जाता है, सार्वंतर को डी, और एनवां पद क्या होगा, यानी एन का मान यहाँ पे 8 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें ज्ञात करना है 8वां पद। शॉर्टकट फार्मूला लगाएंगे कि ए प्लस जितना भी पद ज्ञात करना हो उसमें से 1 माइनस करके डी लगा देते हैं। 8वां पद दिया गया है तो 1 कम करेंगे 7 हो जाएगा, इसके साथ डी लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए का मान कितना है जी, तो 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 7 गुने डी का मान, दोस्तों डी का मान यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 लिखेंगे, है ना जी। तो अब क्या करेंगे कि 2 + 7 या यहाँ पे 21 होता है। 21 में 2 को ऐड करते हैं तो ये 23 हो जाता है, और 21 2 23 ऑप्शन सी में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, 23। उसके बाद में क्वेश्चन 10 कहता है कि 387/405 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 387/405 को लिखिएगा तो ये आपका 43 में 45 न करने पे 387 आता है, और 45 में 43 न करने पे 405 आता है, यानी 43/45 मरते कट जाएगा, और 43/45 ऑप्शन ए में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है कि बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 यदि संरेखी है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कब संरेखी होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी में डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए और सी के बारे में। तो देखिए यहाँ भी फार्मूला होता है x1 × y2 - y3 + x2, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ पे सी में देखिएगा तो y1 दिया गया है, जबकि y1 होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यह एक त्रिभुज का फार्मूला पूछा गया है, जब संरेखी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है यदि sin थीटा बराबर √3/2 हो तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए काफ़ी सिंपल सवाल है, कैसे हल कीजिएगा। कहता है कि sin थीटा बराबर √3/2 हो, तो देखिए sin में √3/2 किसका मान होता है जी, तो 60D का होता है ना जी। तो क्या कीजिए, tan में 60D का मान बता दीजिए। तो tan में जो 60D का जो मान होता है वो √3 होता है, और √3 ऑप्शन सी में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 13 कहता है कि बिंदु -6,11 में भुज का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि कोई भी बिंदु में जो पहला मान होता है वो x का मान होता है, दूसरा होता है y का मान, और हम लोग x को कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि, और हमसे पूछा गया है भुज का मान, तो पहले वाला भुज का मान होगा जो कि -6 दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी -6। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि घन का जो आयतन होता है वो भुजा की होता है, लेकिन हमसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, तो ये होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा का मान जब एल है तो एल का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 6l², और 6l² ऑप्शन सी में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी। उसके बाद में क्वेश्चन 15 को देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात पद x² + 7x + 10 के शून्यक है तो अल्फ़ा + बीटा का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि अल्फ़ा + बीटा का एक आसान फार्मूला होता है जो कि है -b/a। b का मान देखिएगा तो यहाँ पे 7 है, तो आप लिखेंगे -7/a का मान कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम 1 मानेंगे।
यदि -7 में 1 से भाग लगा भी देंगे तो -7 ही हो जाएगा और -7 ऑप्शन ए में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। आप सभी को बता दें कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। जब असंभव घटना की पूछा गया है तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1। उसके बाद में अगला सवाल कहता है cot 46 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक आता है क्योंकि इसमें आएगा आपका tan थीटा गुने में आ जाएगा cot थीटा और फार्मूला में आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब भी 1 होगा। उसके बाद में 18 नंबर सवाल में कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE BC बटा EF और AC बटा DF का जो मान है वो 3/5 है। तो क्षेत्रफल ABC और त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF का अनुपात क्या हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 3/5 दिया गया है तो आप एक पद में पढ़े होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा 3/5 दिया गया है तो इसी का ना हम अनुपात ज्ञात करके देंगे वर्ग करके। तो 3 का यदि वर्ग करेंगे तो 3 क्या 9 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। यदि हम इसे अनुपात में चेंज करेंगे ना जी तो 9:25 होगा और 9:25 ऑप्शन सी में दिख रहा है। द क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।